की क्लास हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था कोरिलेशन। तो कोरिलेशन के बाद का ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिग्रेशन एनालिसिस। ठीक है, ध्यान रखना, रिग्रेशन और कोरिलेशन से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आसानी से एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो रिग्रेशन एनालिसिस देखिए, कोरिलेशन में देखो मतलब क्या है, देखो रिग्रेशन का वो समझिएगा। देखो आप, सिंपल सी बात मैं जो कह रहा हूँ उसको समझ लो बस, पूरा कंसेप्ट उसी के अराउंड घूमता रहेगा कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में आखिरकार में डिफरेंस होता क्या है। देखिए बेटा, कोरिलेशन सिर्फ आपको ये बताता है कि कोरिलेशन ओनली टेल्स यू अबाउट दैट देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप, मतलब दो वेरिएबल्स रिलेटेड है या दो वेरिएबल्स रिलेटेड नहीं है। कोरिलेशन सिर्फ क्या बताता है, आपको यही चीज़ बताता है। ठीक है, कोरिलेशन ने ये नहीं बताया कि किस वेरिएबल के इन्फ्लुएंस होने से कौन सा वेरिएबल इन्फ्लुएंस होगा, मतलब वहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपके पास में नहीं थी। आपको नहीं पता था, आपने कहा कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। आपने क्या कहा, प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, नेगेटिव। बट हैव यू टोल्ड, आपने ये थोड़ी बताया कि हाँ प्राइस के चेंज होने से, प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी के इंक्रीज होने से प्राइस डिक्रीज हो रहा है, ये तो नहीं बताया था आपने। ठीक है, मतलब आप वहाँ पे क्वाइट इनडिफरेंट थे कि कौन सा फैक्टर जो है वो एक डिपेंडेंट होगा और कौन सा फैक्टर जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। मतलब आपको नहीं पता था कौन सा फैक्टर एक्सप्लेन्ड होगा और कौन सा फैक्टर अनएक्सप्लेन्ड, मतलब कौन सा फैक्टर एक्सप्लेन्ड है और कौन सा फैक्टर ऐसा है जो एक्सप्लेनेटरी है। आपको नहीं पता था कौन सा फैक्टर जो है वो रिग्रेसर है और कौन सा फैक्टर जो है वो रिग्रेसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आती है, तो उसको, उस चीज़ को एनालाइज कौन करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कौन दिखाता है। देखो रिलेशनशिप तो रिग्रेशन भी दिखाएगा, लेकिन ये रिलेशनशिप कैसी दिखाएगा, ये दिखाएगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये बताएगा विच फैक्टर इज डिपेंडेंट या विच फैक्टर इज इंडिपेंडेंट, विच फैक्टर इज एक्सप्लेनेटरी, विच फैक्टर इज एक्सप्लेन्ड, विच फैक्टर इज लाइक रिग्रेसर, विच फैक्टर इज रिग्रेसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी बातें होंगी जो हम रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर मैं रिग्रेशन एनालिसिस की बात करूँ, तो रिग्रेशन एनालाइज दिखाता है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो इसकी डिफाइन ये होगी, इसको मैं डिफाइन करूँ तो इसकी डिफिनेशन ऐसे लिखी जाएगी। मैं पेन को थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ, एक सेकेंड। रिग्रेशन रिग्रेशन इज रिग्रेशन इज द मेजर रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ एवरेज रिलेशनशिप एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन टू बिटवीन टू और more variables between two or more variables in terms of the original in terms of the original unit of data in terms of the original unit of data। जैसे मैंने कहा था कोरिलेशन कोफिशिएंट जब निकालते थे तो वहाँ पे डाटा की यूनिट से कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस कैसा होगा, यहाँ पे होगा ओरिजिनल डाटा के फॉर्म में। मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, अभी एग्जांपल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल आप ये चीज़ पता लगा चुके हो कि एक्स और वाई कोरिलेटेड हैं। ठीक है, अब आप ये देखना चाहते हो कि उसमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो डिपेंडेंट है और कौन सा फैक्टर ऐसा है जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आफ्टर आफ्टर एनालाइजिंग आफ्टर establishing, या ऐसे कहूँ, after establishing that two variables are correlated, two variables are correlated two variables are कोरिलेटेड। हमने ये पता लगा कि दो वेरिएबल्स कैसे हैं, कोरिलेटेड हैं। टू वेरिएबल्स क्या है, कोरिलेटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल की ही मैं बात लेके चलता हूँ। एग्जाम्पल, क्वांटिटी डिमांड
जो कि मैं किस में लेके चल रहा हूँ, इन केजीज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एंड प्राइस जो कि मैं किस में लेके चल रहा हूँ, रुपए में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एंड प्राइस किस में लेके चल रहा हूँ, रुपए में लेके चल रहा हूँ। हम ये चीज़ पता लगा चुके हैं कि इनके बीच में क्या है, कोरिलेशन है जी। इनके बीच में क्या है, कोरिलेशन है। इट इज़ नेगेटिव कोरिलेशन होगी इनके बीच में। वन में फाइंड आउट हमें क्या पता लगाना है, वन में फाइंड आउट एवरेज रिलेशन, वन में फाइंड आउट एवरेज रिलेशन between the two to estimate the unknown value of dependent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे जो होगा वो होगा क्वांटिटी डिमांडेड। जो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि मैं किस में लेके चल रहा हूँ, इन केजीज फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मैं क्या लेके चल रहा हूँ, प्राइस। किस में है प्राइस, इन रुपीस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर एक फैक्टर डिपेंडेंट है और दूसरा फैक्टर इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट फैक्टर तो आपको देखो पता है कि आपको ये पता है कि हाँ ऐसी चीज़, ये मेरे पास में प्राइस है, इस प्राइस के चेंज होने से मैं ये इफेक्ट जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं मान लो मैं लिखता हूँ, देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, एक्सपेक्टेड। ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स गिवन एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स, या मैं देखो इसको सिंपल सी सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ इसकी, तो y जो होता है मेरे पास में बेसिकली वो इंडिपेंडेंट, y जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, y जो होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट। लगभग मोस्ट होता है किसी में y डिपेंडेंट होता है, और x जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मैं इंडिपेंडेंट का मतलब समझाऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y गिवन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, ठीक है। गिवन द वैल्यू ऑफ x इज स्मॉल x, कहने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू से कुछ स्मॉल x होगी तो y की एवरेज वैल्यू कितनी निकल के आएगी। अगर फॉर सम वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y। यार एक इक्वेशन को समझो ना, मान लो मैं इक्वेशन देता हूँ, y इज इक्वल टू 10 प्लस 10 माइनस में 0.2 x। मैंने आपको ऐसी इक्वेशन दे दी, y इज इक्वल टू 10 माइनस में 0.2x। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि y जो है ना, मैंने आपको यहाँ पे कह दिया कि y जो है वो है आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, y है आपकी क्या, क्वांटिटी डिमांडेड, और x जो है वो है आपका प्राइस, x जो है वो है क्या, प्राइस रुपीस के अंदर, और क्वांटिटी डिमांड क्या है, केजीज के अंदर। इतनी बात समझ में आती। मैंने ऐसी चीज़ मान के चल दिया कि इस इक्वेशन के हिसाब से y क्या है, आपकी क्वांटिटी डिमांड है, और प्राइस क्या है आपका, x क्या है, प्राइस है। आपने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर ली, रिलेशनशिप आपने क्या कर ली, इस्टेब्लिश कर ली। डाटा था आपके पास में, डाटा को देकर रिलेशनशिप क्या कर लिया आपने, इक्वेशन ऐसे फाइंड कर ली। तो अब मैं कहता हूँ कि मेरे को ये बताओ कि आपकी इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा कि यार देखो मेरी बात सुनो, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। या देखो इसकी अगर मैं बात करूँ तो डेरिवेटिव निकालना आता है, तो अगर मैं डेरिवेटिव की बात करूँ, डेरिवेटिव निकाल लो, वही तो एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज होगा, वही तो चेंज है। अगर मैं यहाँ पे देखो, अच्छा आप ऐसे भी सुन लो, देखो अगर x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 10 माइनस में 0.2, मतलब लगभग 10 माइनस में 0.2 करोगे तो कितना निकल जाएगा, 10 में 0.2 चले जाएंगे तो 9.8, ठीक है। x की वैल्यू अगर 2 है तो वो कितनी निकल जाएगी, y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अगर 0.4 माइनस हो जाएगा तो कितनी निकल जाएगी, 9.6, ठीक है। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 9.4, ऐसे ही निकलेगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर प्राइस जो है अगर वो 1 रुपये का हुआ, अगर प्राइस जो है, अगर x इज इक्वल टू x, मतलब ये चीज़, अगर प्राइस जो है वो 1 रुपये का हुआ तो क्वांटिटी कितनी होगी, 9.8 kgs होगी, 9.8 kgs होगी। अगर प्राइस 2 रुपीज़ का हुआ तो क्वांटिटी कितनी होगी, 9.6 kgs होगी। अगर प्राइस 3 रुपीज़ का हुआ तो क्वांटिटी कितनी होगी, 9.4 kgs होगी।
ये सब केजीज में होगा, ये सब केजीज में होगा, और ये सब किस में होगा, रुपीज़ में, रुपीज़ में, रुपीज़ के अंदर। मैंने सिर्फ प्राइस में चेंज किया, प्राइस में चेंज करने की वजह से मेरी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, ये चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो इसी को हम कहते हैं बेटा क्या, इसी को हम कहते हैं रिग्रेशन। आपने यहीं से आपने ये एक लाइन, ये एक आपने इक्वेशन बनाई, इस इक्वेशन के बेसिस पे आपने क्या करा, फोरकास्ट किया। क्या किया, फोरकास्ट किया। रिग्रेशन का पूरा काम ही किस चीज़ के लिए होता है, फोरकास्टिंग के लिए होता है। आप फ्यूचर फोरकास्ट कर रहे हो, ठीक है। द बेटर द रिग्रेशन इक्वेशन, अब जितनी रिग्रेशन इक्वेशन बेटर होगी आपकी फोरकास्टिंग उतनी ही क्या होगी, बेटर होगी। क्या यहाँ पे क्वांटिटी, क्या यहाँ पे क्वांटिटी सेम ही रही, हाँ यहाँ पे क्वांटिटी सेम ही रही, जो कि सर आपने कहा था कि यस, जो वेरिएबल्स होंगे वो किस में रहेंगे, जो आंसर आया वो किस में रहेगा, ओरिजिनल यूनिट ऑफ डाटा के अंदर ही रहेगा। तो यूनिट ऑफ डाटा में हमारा आंसर भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप और वैल्यूज लेके चल सकते हो, ऐसे आपकी वैल्यू आती रहेंगी। तो जिस वैल्यू को आप फ्री थे रखने के लिए वो था आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो क्या था हमारे पास में एक्स। जो वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू डिटरमाइन की जा रही है इस वैल्यू के बेसिस पे, वो कौन सी वैल्यू, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो क्या था आपका वाई, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूँ देखो मैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, द वेरिएबल विच इज प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल, वेरिएबल which is depicted, variable which is predicted, variable which is predicted on the basis, variable which is predicted on the basis of another variable, of another variable is called dependent variable, is called dependent variable, dependent variable or explained variable, और रिग्रेसेंट, ये भी कह सकते हैं जी इसको, ठीक है। और भी नाम होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कौन सा वेरिएबल, ये हो गया आपका कौन सा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब फिर बात आती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, द वेरिएबल, द वेरिएबल विच इज यूज्ड, द वेरिएबल विच इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट अनदर वेरिएबल, विच इज यूज्ड, wait, wait, which is used to predict another variable, which is used to predict another variable is called independent variable, is called independent variable और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और रिग्रेसर कह सकते हैं जिस चीज़ को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ जनरली, जनरली डिनोटेड बाय वाई, जनरली डिनोटेड बाय वाई बट नॉट नेसेसरी, जनरली वाई से डिनोट करते हैं जी। जनरली denoted by, generally denoted by x, generally denoted by x, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है इतनी चीज़। अब देखो रिग्रेशन का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए यूजेस ऑफ रिग्रेशन, यूजेस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस हम यूज़ कहाँ करते हैं। देखो बेसिकली जो मैंने आपको बताया, देखो रिग्रेशन एनालिसिस का यूज़ वहाँ होता है जब आपको फ्यूचर फोरकास्ट करना होता है, ठीक है। फ्यूचर फोरकास्टिंग एंड रिग्रेशन एनालिसिस का बिल्कुल काम आता है आपका। लेकिन फिर भी अगर मैं फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है टू एनालाइज विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन। देखो हम रिग्रेशन लाइन बनाना सीखेंगे। टू एनालाइज विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन लाइन, regression line, to analyze with the help of regression line the effect of independent variable, the effect of independent variable over dependent variable,
तो यहाँ पे जो बात करी वो यही कही कि देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको हम किसके थ्रू जानेंगे, रिग्रेशन लाइन के थ्रू जानेंगे। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू स्टैंडर्ड एरर फैसिलिटी ऑब्टेन द मेजरमेंट ऑफ द एरर इन्वॉल्व इन द, इसको छोड़ दीजिए आप, अगले इस पॉइंट को, अगले वाले पॉइंट को मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रिग्रेशन एनालाइज, रिग्रेशन एनालिसिस थ्रू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, मैं आपको मतलब समझाऊंगा इसी का, रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट दो होते हैं, एक होता है बी एक्स वाई एंड एक होता है जी बी वाई एक्स। बी वाई एक्स फैसिलिटेट टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, to calculate the coefficient of determination and coefficient of correlation coefficient of correlation क्या होता है आपका r, और coefficient determination क्या होता है r स्क्वायर बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर। r इज इक्वल टू छतरी के नीचे बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स, ये चीज़ बताई गई थी आपको, तो एनालाइज कर सकते हो आप। ठीक है चलिए, ठीक है, इतनी चीज़ समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो होती है, अगर मैं लास्ट पॉइंट में बात करूँ, इट हेल्प्स बिजनेस एंड इकोनॉमीज in future forecasting। ठीक है, फ्यूचर फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ध्यान रखना, बहुत वर्ड इंपॉर्टेंट है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, ये बात आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात सुनो। अब कोरिलेशन, अगर मैं कोरिलेशन वर्सेस रिग्रेशन की बात करूं, तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं, देखो फर्स्ट पॉइंट दोनों के डिफरेंस का, यहाँ पे कोरिलेशन है, यहाँ पे रिग्रेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में अगर बात करूं तो छोटी छोटी फॉर्म्स में अगर लिख के चलो, आपके नोट्स बना के रेडी करो। इट मेजर्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। सिर्फ ये डिग्री बताता है, हाईली और लो और मॉडरेट और समथिंग। ठीक है, और डायरेक्शन बताता है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात की जाए इट मेजर्स द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ average relationship between two or more variables in terms of original units of data, based on cause and effect। किस पे बेस होती है? कॉज एंड इफेक्ट पे बेस होती है। ठीक है, सेकंड चीज, इट इज रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट है जी। ठीक है, रिलेटिव कंसेप्ट है विच शोज एसोसिएशन, जो क्या शो करती है? एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, और ये जो है इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर।
इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर। यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आती है आपके पास में, पर्टिकुलर वैल्यू, इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर। ठीक है, ये जो होगा ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ चेंज इन स्केल एज वेल एज origin. Third, independent of origin, independent of origin but not of scale। ठीक है, ठीक है, चल डिस्कशन होगी इसकी आगे, मैं डिस्कशन करूंगा इसको भी। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये देखो कोरिलेशन फोरकास्टिंग में हेल्प नहीं करती है, उससे फोरकास्ट कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ एक चीज़ होती है आपके पास में, लास्ट ध्यान रखना, नॉनसेंस कोरिलेशन, नॉनसेंस नॉनसेंस कोरिलेशन may exist example sorry example relationship between height of boys एंड इनकम ऑफ गर्ल्स। कोई रिलेशनशिप हो सकती है इनके बीच में, इनकम ऑफ गर्ल्स, नो, ऐसा कोई कह तो नहीं सकते। ठीक है, देर इज़ नथिंग सच, देर इज़ नथिंग सच, देर इज़ नथिंग सच लाइक नॉनसेंस रिग्रेशन, नॉनसेंस रिग्रेशन जैसा कुछ भी नहीं होता जी आपके पास में। ठीक है, ठीक है, तो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को याद रखिएगा यार कि ये चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, अब मैं जो बात करूँगा वो बात करूँगा आपकी रिग्रेशन लाइंस की, रिग्रेशन लाइंस की। देखिए रिग्रेशन लाइंस, रिग्रेशन लाइंस, ठीक है, तो रिग्रेशन लाइन का मतलब क्या होता है, तो रिग्रेशन लाइन का मतलब क्या होता है, देखो रिग्रेशन लाइन का मतलब मॉडल तैयार कर रहे हो आप। ठीक है, अब रिग्रेशन लाइन फर्स्ट दो तरह की होती है, एक होती है जी रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एक्स है वो क्या बन गया, वो बन गया आपका डिपेंडेंट, और वाई क्या बन गया, वो बन गया आपका इंडिपेंडेंट। मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, देखिए तो मैंने आपको कहा कि x इज इक्वल टू, ऐसी इक्वेशन लेके चलिए x इज इक्वल टू बी वाई, कैसे लेके चलिए x इज इक्वल टू बी वाई। तो अब यहाँ पे ज़रूरी देखो क्या है, यहाँ पे देखो मतलब क्या है, यहाँ पे हमने कहा कि x का मतलब क्या है, x है आपका कैसा वेरिएबल, ये है आपका कैसा वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये कैसा वेरिएबल है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, y क्या है, y है आपका कैसा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि मैं आपको पहले भी बता दिया है, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। ठीक है, ए जो होता है, ए जो होता है इसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट टर्म। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट टर्म, इंटरसेप्ट टर्म, इंटरसेप्ट टर्म डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ये इंडिपेंडेंट है, ये एक डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable, here it is y, here it is y। देखो और मैं इसको बताऊं, it is the value of x, it is the value of dependent variable when wait, when value of independent variable, value of independent variable is 0, is 0। ठीक है, देखिए
क्या मतलब है? इंटरसेप्ट टर्म का क्या मतलब होता है? इंटरसेप्ट टर्म एक ऐसी टर्म है, ये जो ए है एक ऐसी टर्म है जो वाई की वैल्यू, जो कि हमारा अभी यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब वाई से होने वाला इफेक्ट इसको इफेक्ट नहीं करता। वाई पे कोई फर्क होगा तो उससे ए पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, उसकी वैल्यू जो कल थी वही क्या रहेगी, आज भी रहेगी। ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि x की बन जाएगी, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल की बन जाएगी कब, जब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे केस में क्या है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पे क्या है, x। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या है हमारे यहाँ पे y, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ठीक है, जब y की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। तो इसको आप ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। b को हम कहते हैं बेटा स्लोप पैरामीटर, b को हम क्या कहते हैं, b इज कॉल्ड द स्लोप, b इज कॉल्ड द स्लोप पैरामीटर, b इज कॉल्ड द स्लोप पैरामीटर, b is called the slope parameter which measures the change, in dependent variable, for a unit change in independent variable, for a unit change in independent variable, क्या मतलब है, मतलब क्या है, मतलब यह है कि अगर y में एक यूनिट का चेंज हुआ तो x के अंदर b यूनिट्स का चेंज आएगा। ठीक है, अगर y के अंदर 1 यूनिट का चेंज होता है तो x के अंदर अभी यहाँ पे कितने यूनिट का चेंज आएगा, b यूनिट्स का चेंज आएगा। उसे हम क्या कहते हैं, स्लोप पैरामीटर, अगर y के अंदर 1 यूनिट का चेंज आता है तो x के अंदर b यूनिट्स का चेंज आएगा। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे निकालते हो। देखो हमारा यहाँ पे मकसद यही है a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना। हमारा पे मकसद क्या है, a और b की वैल्यूज़ को फाइंड करना। देखो कैसे निकालते हैं, मैं डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। 2 इक्वेशंस आएंगे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, a और b की वैल्यूज़ निकालेंगे। देखिए चलिए ठीक है, हम पहले क्या निकालते हैं, हम पहले निकालेंगे हमारी कैसी इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस। कैसी इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशंस कैसे, देखिए आपको क्या गिवन था, x इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई गिवन था, ठीक है। आप क्या ले, दोनों तरफ समेशन ले लीजिए, समेशन ले लीजिए। समेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ a प्लस में बी वाई, समेशन ले लिया। तो समेशन जब ले लोगे, देखो यहाँ पे समेशन x ही रहने दो, यहाँ पे समेशन a के साथ में जाएगा, प्लस में समेशन बी वाई के साथ में जाएगा। आपको उस दिन एक चीज़ बताई, जब मैं सेंट्रल टेंडेंसी करा रहा था तो मैंने आपको कहा था कि अगर एक वैल्यू को, a जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आप n टाइम्स कैलकुलेट करते रहोगे तो क्या उसका आंसर मैं NA लिख सकता हूँ, ठीक है। तो समेशन x, a तो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको मैं क्या लिख दूंगा, NA लिख दूंगा। n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, ये b बाहर आ जाए, कांस्टेंट नंबर है, क्या आ जाएगा, सिग्मा वाई। ये आपकी कैसी इक्वेशन है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है जी, ठीक है। ये कैसी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन जो निकल के आएगी वो कैसे निकलेगी, देखिए x इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई है ना आपके पास में, x इज इक्वल टू ए प्लस में बी वाई है ना, तो जो भी यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं है, y नहीं है, तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय y एंड टेक द समेशन, क्या ले लीजिए, समेशन ले लीजिए एंड टेक द समेशन। तो यहाँ से क्या होगा, आपने पहले क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए जी, इधर एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी मैंने वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा ऐसा पार्ट बन गया। उसके बाद में उसने क्या बोला, उसने बोला कि क्या ले लीजिए, समेशन ले लीजिए। मैंने क्या ले लिया, समेशन ले लिया। तो समेशन एक्स वाई तो ऐसे कैसे छोड़ दिया, समेशन ए वाई ऐसे कैसे छोड़ दिया, और समेशन बी वाई स्क्वायर ऐसे कैसे रख दिया। जब समेशन एक्स वाई को आपने रखा तो ये तो ऐसे आ गया, ए बाहर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे बी गया था बाहर तो ए बाहर चला गया और समेशन वाई आ गया जी यहाँ पे, प्लस में बी बाहर चला जाएगा और समेशन क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये कैसी इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई आपके पास में। डेरिवेशन समझ में आया, चलिए डेरिवेशन समझ में आना चाहिए। जब डेरिवेशन समझ में आ गया तो अब आप जैसे हमारी नॉर्मल इक्वेशंस को हम सॉल्व करते थे, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन को हम जैसे सॉल्व करते थे तो हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा इस चीज़ को। अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लीजिए और यहाँ पे रख दीजिए। आप ए की वैल्यू निकालिए, यहाँ से आप क्या रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। जैसे अगर मैं देखो ए निकालता हूँ, देखो डेरिवेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है,
पेपर के अंदर कोई डेरिवेशन आपसे नहीं पूछने वाला है वो कि आया कैसे, बस ये दो नॉर्मल इक्वेशंस याद रखिएगा, ठीक है। आप चाहो तो अभी भी मैं आपके डेरिवेशन करके दिखा सकता हूँ, बट डेरिवेशन इज़ क्वाइट अ लेंथी फार्मूला, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का कि हम उस चीज़ को निकालें अभी यहाँ पे, ठीक है। बस दो नॉर्मल इक्वेशंस को आप ध्यान रखिएगा, दो नॉर्मल इक्वेशंस हमारे पास में है, ये दो नॉर्मल इक्वेशंस होंगी। इसके बेसिस पे आप क्या फाइंड कर सकते हो, ए और बी फाइंड कर सकते हो। जब ए और बी आपके पास में आ जाएंगे, जब ए और बी आपके पास में आ जाएंगे तो आप इस वाली इक्वेशन के अंदर ए और बी को वैल्यू को उठा के रख देना, ठीक है। ए और बी को उठा के रख देना, ठीक है। ए और बी को क्या कर देना, उठा के रख देना आप, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इतने पेज में मेरे पास में आई थिंक इनफ है, ठीक है। यहाँ पे आ ही जाएगा। देखिए जैसे मैंने क्या किया आपको समझो, देखो आप समझ ही रहे हो तो उसको अच्छे से समझो फिर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो मेरे पास में इक्वेशन 1 आई थी, तो क्या मैं उससे कह सकता हूँ समेशन एक्स माइनस में बी समेशन वाई अप इज इक्वल टू एन ए होगा, ठीक है। अगर मैं इस वाली वैल्यू को इस तरफ ले जाऊं तो, ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, समेशन एक्स माइनस में बी समेशन वाई अपॉन में क्या आ गया, एन आ गया जी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ए की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास में, जब ए की वैल्यू निकल के आ गई इसको नाम दीजिए कौन सी वैल्यू, थर्ड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम 3 इंटू इक्वेशन 2, कहाँ उठा के रखें, 2 में रख दे, इंटू इक्वेशन 2। जब ए को उठा के वहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो समेशन एक्स वाई जो था ही था इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या रख दिया आपने, ए की जगह पे रख दिया समेशन एक्स माइनस में बी समेशन वाई अपॉन में एन इंटू में समेशन वाई। यही चीज़ तो रखोगे यहाँ पे, प्लस में बी सिग्मा वाई। इसको ऐसे कैसे छोड़ दिया, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या यहाँ पे ऐसा होगा, समेशन एक्स इंटू में समेशन वाई, समेशन एक्स को मल्टीप्लाई करोगे समेशन वाई से, माइनस में बी समेशन वाई इंटू में समेशन वाई होगा, अपॉन में पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, प्लस में बी सिग्मा वाई स्क्वायर होगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए देखो, क्या इसको आप समेशन एक्स वाई तो ऐसे क्या छोड़ दिया, इसको भी मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया, समेशन एक्स इंटू में समेशन वाई ऐसे कैसे छोड़ दिया, माइनस में बी। अगर इसको लिखना चाहूँ तो क्या इसको लिख सकता हूँ, समेशन वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, समेशन वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में एन हो जाएगा, प्लस में बी समेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात भी ठीक है। अब क्या किया आपने, अब ये कर दिया समेशन एक्स वाई इज इक्वल, देखो अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा जी, एन एलसीएम आएगा, पूरे के पूरे नीचे एन एलसीएम ले लूँ तो समेशन एक्स इंटू में समेशन वाई माइनस में बी समेशन वाई का होल स्क्वायर प्लस में एन बी समेशन वाई स्क्वायर हो जाएगा, एन बी समेशन वाई स्क्वायर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। जब इस एन को इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या ये एन समेशन एक्स वाई के साथ में चला जाएगा इज इक्वल टू समेशन एक्स इंटू में समेशन वाई, समेशन एक्स इंटू में समेशन वाई माइनस में बी। देखो अगर इन दोनों में से b कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा मेरे पास में, अगर मैं b कॉमन, मैंने मान लो माइनस बी कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये समेशन वाई स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे समेशन वाई का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस के अंदर आपका n टाइम समेशन वाई स्क्वायर बचेगा। यही चीज़ बचेगी यहाँ पे, तो अब जब आप इस वैल्यू को उधर लेके चले जाओगे, इस वैल्यू को उधर लेके आओगे तो क्या होगा, देखो मान लो मैं b वाले पार्ट को मैं उधर लेके चलाता हूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, बी वाले पार्ट को मैं उधर ले गया तो ये पॉजिटिव बन गया, इधर क्या बच गया, समेशन एक्स इंटू में समेशन वाई, समेशन एक्स यहाँ पे ऐसे कैसे, समेशन वाई ऐसे कैसे, और ये वाला पार्ट उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में एन समेशन एक्स वाई। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई समेशन एक्स इंटू में समेशन वाई माइनस में एन समेशन एक्स वाई अपॉन में समेशन वाई का होल स्क्वायर माइनस में एन समेशन वाई स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, वाई, बी की, बी इसको हम कहेंगे बेटा बी एक्स वाई, क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे बी एक्स वाई, इसको हम कहेंगे बी एक्स वाई, मतलब रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ बी एक्स वाई का मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, जो कि ये दिखाता है कि वाई के चेंज होने से एक्स में कितना चेंज आएगा, विच शोज
change in x, which shows change in x due to change in y, ड्यू टू चेंज इन y, y के चेंज होने से x में कितना चेंज आएगा, वो क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा जी बी एक्स वाई के थ्रू। वो किसके थ्रू दिखाएगा, बी एक्स वाई के थ्रू दिखाएगा। ठीक है, अब जब बी के लिए निकल के आई गई थी, बी के लिए निकल के आई गई थी, तो इसको उठा के ए में रख दो। ए क्या था, ये था ना, ए था ना ये, तो इसमें उठा के रख दो। अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनेगा, मैं उस चीज़ को सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। सिमिलरली मैं आपको बताने की बात है, देखो ए निकाल लीजिए, आप ए निकाल सकते हो। देखो ए भी निकाल देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। ए की वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू समेशन एक्स माइनस में, देखो ए आपके पास में क्या था, ए था आपके पास में समेशन एक्स माइनस में बी समेशन वाई अपॉन में एन, यही था। तो बी की वैल्यू ये आई थी, तो यहाँ पे रख दो। बी की वैल्यू यहाँ आई थी, तो यहाँ पे रख दो। ए इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस में बी क्या था, बी था जी आपके पास में समेशन एक्स इनटू में समेशन वाई माइनस में एन समेशन एक्स वाई अपॉन में समेशन वाई का होल स्क्वायर माइनस में एन समेशन वाई, सॉरी समेशन वाई का स्क्वायर इनटू में समेशन वाई अपॉन में एन। ये तो आपने बी की, ओ सॉरी, हाँ ये तो आपने बी की जगह पे तो ये रख दिया, समेशन वाई था ही, एन नीचे आ गया। ठीक है, जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको हो सकता है तो कुछ फॉर्मूला बनेगा। बाकी देखो अपनी जो वैल्यूज़ होंगी एक्स और वाई की, उनको आप जब इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू निकल के आ जाएंगे। ये है आपका ए का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा होगा नहीं, कुछ क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगी काफ़ी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, अगर मैं देखूँ यहाँ से, देखो करके ही देख लेता हूँ, दिखाई देता हूँ आपको करके। ए इज़ इक्वल टू, देखिए हुआ क्या, जब आप समेशन एक्स, देखो अब थोड़ा सा ध्यान रखेगा, समेशन एक्स तो था ही था, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन एक्स होगा। ठीक है, समेशन एक्स होगा और समेशन वाई का होल स्क्वायर चला जाएगा, यही होगा, समेशन वाई का होल स्क्वायर चला जाएगा। माइनस में एन तो रहेगा ही रहेगा, समेशन एक्स वाई भी रहेगा ही रहेगा, इनटू में समेशन वाई भी आ जाएगा जी, अपॉन में समेशन वाई का होल स्क्वायर था माइनस में एन समेशन वाई स्क्वायर था जी, यही था। और नीचे क्या चल रहा था, एन चल रहा था। जब आप एलसीएम लोगे तो एक ही, जब आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब ऊपर का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, ऊपर पूरा का पूरा एलसीएम ये आएगा, ऊपर पूरा का पूरा एलसीएम ये आएगा, समेशन वाई का होल स्क्वायर माइनस में एन समेशन वाई स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा। और इसको जब उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि देखो इसके नीचे तो कुछ नहीं था, इसके नीचे तो 1 है। ठीक है, तो जिससे पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, समेशन एक्स इनटू में समेशन एक्स इनटू में समेशन वाई का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, माइनस में समेशन एक्स, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे, एन समेशन एक्स इनटू में समेशन वाई का स्क्वायर, माइनस में ये जो चीज़ अब चल रही थी ऊपर वो तो ऐसे कैसे रहेगी, ये जब माइनस का ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आ जाएगा, समेशन एक्स समेशन वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन समेशन एक्स वाई इनटू में समेशन वाई, ये चीज़ हो जाएगी। और ये जो एन है इसको भी ऊपर लेके आ सकते हो, एन को मैंने यहाँ रख दिया, क्या दिक्कत हो गई। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें से एन और एन कॉमन दिख रहा है, तो मैं एन को कॉमन ले लेता हूँ। जब एन को कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा, नीचे से भी एन कॉमन आ जाएगा, नीचे से तो एन था ही था, तो एन से एन कैंसिल हो गई। ठीक है, क्या बच गया आपके पास में, समेशन एक्स इनटू में समेशन वाई स्क्वायर प्लस में, सॉरी ये माइनस का था, प्लस में एन समेशन एक्स वाई इनटू में समेशन वाई पूरे के अपॉन में सिग्मा वाई का होल स्क्वायर माइनस में एन सिग्मा वाई स्क्वायर, ये चीज़ थी आपके पास में। तो ये है ए की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, सॉरी एन नहीं आएगा बेटा यहाँ पे, ये एन नहीं आएगा जी यहाँ पे। ठीक है, ये नीचे एक एन आएगा बस, ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, एन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू थी। तो जब इन वैल्यू को आप ए और बी में रख दोगे तो आपकी इक्वेशन निकल जाएगी एक्स और वाई की। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो। बाकी पेपर में देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो कैसे लिखोगे, एक्स माइनस में एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस में वाई बार।
ऐसे आप रखोगे y माइनस में y बार, ठीक है। और ये इक्वेशन नज़र कैसे आएगी, देखो इस बी एक्स वाई को आप कैसे लिख सकते हो, देखो अब बी एक्स वाई क्या निकल के आया था बेटा, देखो अब मैं डेरिवेशन तो वहाँ पे नहीं करा सकता हूँ दोबारा से जाके, बी एक्स वाई आपके पास में ये निकल के आया था, बी एक्स वाई आपके पास में ये निकल के आया था। अगर आप इसी फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करोगे ना, अगर इसी फॉर्मूले को ब्रेक डाउन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। इसी को अगर ब्रेक डाउन करेंगे, मैं ब्रेक डाउन नहीं करके दिखाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसके फॉर्म ले लेगा आपसे, ठीक है, इसकी फॉर्म ले लेगा। तो इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस में एक्स बार आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, वाई माइनस में वाई बार, पूरा फॉर्मूला देता हूँ वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं ऐसी फॉर्म आपको साथ में लेके चलेगा। डेरिवेशन देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी कुछ फॉर्म लेके चलेगा, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले के बेस पे आपसे बी एक्स वाई काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। सिमिलरली अगर मैं देखो बात करूँ, अब मैं ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करूँगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x अगर निकालें तो बेटा उसका फॉर्मूला होगा y माइनस में y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स x माइनस में x बार, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और y माइनस में y बार इज इक्वल टू r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस में x बार। ध्यान रखना जिस पे भी निकाल रहे हो, ठीक है, y पहले आएगा x बाद में आएगा, y पहले आएगा x बाद में आएगा, y पहले आएगा x बाद में आएगा, ठीक है। तो ये निकल सकती है रिग्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ y ऑन x, एंड दिखती कैसी है, दिखती ऐसे, एंड इट लुक्स लाइक एंड इट लुक्स लाइक y इज इक्वल टू a प्लस में bx, y इज इक्वल टू a प्लस में bx, y इज इक्वल टू a प्लस में bx। जैसे वहाँ पे b का क्या मतलब था x वाली में कि y के चेंज होने से x में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे क्या मतलब है x के चेंज होने से y में कितना चेंज आ रहा है, वो क्या दिखाएगा, b दिखाएगा। a का मतलब सेम है, ठीक है, a का मतलब आपके लिए क्या है, सेम है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। देखिए अब अगर मैं कुछ और डेरिवेशन आपको करके दिखाऊं, तो मैंने आपको क्या कहा कि बी एक्स वाई जो आपने निकाला था वो क्या निकला था जी, आपका आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकल के आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकल के आया था, ठीक है। क्या आपने जो कैलकुलेशन की थी, अगर मैं देखो आर की वैल्यू बताऊँ, तो क्या आपने आर की वैल्यू कैसे निकाली थी, कि आप आर की वैल्यू आपने ऐसे निकाली थी, क्या आपने एक आर की वैल्यू ऐसे निकाली थी, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ऐसी वैल्यू भी आपने निकाली थी, आर की जगह पे ये लिख सकता हूँ। और ये चीज़ तो मेरे पास में साथ में चली रही है जी, तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो एक वैल्यू ये भी निकल सकती है, कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ वाई जी, ठीक है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ वाई, ठीक है। एक वैल्यू ये भी निकल सकती है। तो जितने फॉर्मूलेज आपके पास में छोटे छोटे उनको ध्यान रखिएगा बस। सिमिलरली बी वाई एक्स क्या बोला था मैंने, बी वाई एक्स क्या बोला था, आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, आर की जगह पे अगर वैल्यू लिखो तो आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई तो ऐसे कैसे था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स भी ऐसे कैसे था, ठीक है। यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो हमसे आंसर क्या निकल के आ गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरियंस ऑफ एक्स लिख सकते हैं जी, वेरियंस ऑफ एक्स लिख सकते हैं ऐसे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखिएगा, पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। द प्रोडक्ट of two regression coefficients जो हमारे पास में आए हैं, टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इसको आपने क्या बोला था, डेट इज स्लोप पैरामीटर्स, ये स्लोप पैरामीटर्स ही तो थे बेटा आपके, स्लोप पैरामीटर्स विच आर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, जो क्या क्या थे, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स थे,
इज इक्वल टू द, इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू द स्क्वायर, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, इज इक्वल टू कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या था, आर। तो बेटा मैंने क्या बोला था, आर इज इक्वल टू रूट में क्या था आपके पास है, बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स था। ठीक है, बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स था। तो क्या आप ये कह सकते हो कि आर स्क्वायर क्या होगा, बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स होगा। आर स्क्वायर क्या होगा, बी एक्स इंटू में बी वाई एक्स होगा। ठीक है, आया कैसे, आया कैसे, ये देखिए बेटा, आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था, ये सुनिए। आपने अभी ये कहा था ऊपर कि बी वाई एक्स जो है वो मेरा आर इंटू में सेंड डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई के इक्वल आ रहा था, और बी वाई एक्स जो है वो मेरा आर इंटू में सेंड डेविएशन ऑफ वाई अपॉन में सेंड डेविएशन ऑफ एक्स आ रहा था। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। इधर क्या होगा, आर इंटू में सेंड डेविएशन ऑफ एक्स एंड डेविएशन ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय आर इंटू में सेंड डेविएशन ऑफ वाई सेंड डेविएशन ऑफ एक्स। एवरीथिंग विल बी कैंसिल आउट। क्या बच गया, क्या बच गया, बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो चाहिए था, यही तो आ रहा है यहाँ पे भी हमारे पास में। ठीक है, तो प्रूफ भी मैंने आपको करा दिया, साथ साथ में प्रूफ भी मैंने आपको क्या करा दिया, प्रूफ भी करा दिया जी आपको। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको। दूसरी प्रॉपर्टी, ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, मैं इसको यहाँ से पार्टीशन कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पार्टीशन कर देता हूँ। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट, एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट आर सेम, आर सेम, आर सेम। ठीक है, आर सेम। ठीक है, एंड इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज जीरो, एंड इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट that is r is zero, r is zero, the regression coefficients, the regression coefficients, the regression coefficients bxy and byx are also zero, are also zero। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्या मतलब है। देखिए, अगर आपका बी एक्स वाई इज इक्वल टू -0.4 हुआ और बी वाई एक्स आपका -0.6 हुआ, ठीक है, तो जो आर स्क्वायर आप निकालोगे, आर स्क्वायर क्या निकल के आएगा, बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स, ये क्या निकल के आएगा, -0.4 इंटू में -0.6, यही निकल के आएगा। ठीक है, यही निकल के आएगा। बेटा एक चीज़ को भी ध्यान रखना कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 0.4 इंटू में 0 मतलब 0.24 आ जाएगा, 0.24 आ जाएगा। लेकिन आपने कहा कि बेटा मेरे को तो अगर मैं कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालूं, आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, रूट के अंदर 0.24, रूट के अंदर 0.24। लेकिन आपको 9, 10, 11, 12 में सिखाया गया था कि आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से अगर इस वैल्यू पे जाते हो, रूट लगाते हो, छतरी पे लगाते हो, तो यहाँ प्लस माइनस आता है। अब आप कौन सी वैल्यू लोगे, आप प्लस की लोगे या माइनस की लोगे, आप वो वैल्यू लोगे जो इनकी वैल्यूज़ थी। इनकी वैल्यूज़ क्या थी, नेगेटिव थी, तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, -0.24 होगी। आप पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेके चलोगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और दोनों पॉइंट देगा आपको, एक में 0.24 लिखा होगा, एक में -0.24 लिखा होगा। डिपेंड करता है इनके साइंस पे, इनके साइन पे। तो आप कौन सा टिक करके आओगे, आप ये वाला टिक करके आओगे। ठीक है, आप ये वाला टिक करके आओगे। समझ आ गई इतनी बात, समझ आ गई इतनी बात। जो साइन इनका होगा वही साइन इनका भी, जो साइन इन दोनों का होगा वही साइन आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी होगा, वही साइन आपका किसका भी होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी होगा। लेट मी ऐड सम न्यू स्लाइड्स, मुझे नई स्लाइड्स ऐड करनी पड़ेगी, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। देखिए, अब रिज्यूम करें क्लास को दोबारा से। तो एक चीज़ को मैंने वहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी आपको बताई थी। ठीक है, अब मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये है कि जो भी रिग्रेशन लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी कहाँ पे, मीन्स पे। ठीक है, द रिग्रेशन लाइन always intersect at their mean, always intersect at their mean। ठीक है, that is they always passes through
passes through, they always passes through देयर रिस्पेक्टिव मीन। हर एक जो रिग्रेशन लाइन होगी वो अपने मीन से क्या होगी, पास करेगी ही करेगी। इट इज़ दे ऑलवेज पासिस थ्रू देयर रिस्पेक्टिव मीन जी, रिस्पेक्टिव मीन। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपके पास में आती है वो आती है स्लोप्स। देखिए जो स्लोप है, स्लोप ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वाई ऑन एक्स वाला क्या होता है, वाई ऑन एक्स वाला होता है क्या, वाई ऑन एक्स बी एक्स बी वाई एक्स। ठीक है। फिर दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कहता हूँ, विच शोज द यूनिट चेंज, विच शो द यूनिट्स चेंज इन वाई फॉर अ 1 यूनिट चेंज इन एक्स, फॉर अ 1 यूनिट चेंज इन एक्स। देखो मतलब भूलना मत इस बातों को। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई, तो वो है आपकी बी एक्स वाई, विच शोज द यूनिट्स चेंज इन एक्स फॉर अ 1 यूनिट चेंज इन वाई। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो ये है। ठीक है। द एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन डिपेंड ऑन द कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है। एंगल बिटवीन द टू रिग्रेशन लाइन, दो रिग्रेशन लाइन के बीच का जो एंगल होगा, रिग्रेशन लाइन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एंगल कितने का होगा, आर के ऊपर। कैसे कि अगर देखो आर की वैल्यू हुई 0, इफ आर इज इक्वल टू 0 द टू लाइन्स आर एट 90 डिग्री। ठीक है। रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू, इसका मतलब ये है रिग्रेशन लाइन्स जो होंगी, रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, साइन मैंने बना दिया है वैसे, आर परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू ईच अदर, जी। ठीक है। इतनी बात ठीक है। चलिए अगर आर की वैल्यू हुई, देखो बेटा +-1, अगर आर की वैल्यू हुई +1 या -1 तो इसे हम कहेंगे रिग्रेशन लाइन्स आर कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे पे ही हैं। रिग्रेशन लाइन्स आर कोइंसाइड, दैट इज दे आर आइडेंटिकल, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब प्रॉपर्टीज़ और भी चीज़ें को मैंने आपको बता चुका हूँ, देखो इनको भी ध्यान रख लो कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होंगे, that is bxy and byx both have the same sign, इन दोनों का सेम साइन होगा, both have the same sign। ठीक है। या तो दोनों प्लस प्लस के होंगे या दोनों माइनस माइनस के होंगे। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, बोथ कैन नॉट का मतलब क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। रिग्रेशन कोफिशिएंट एक से बड़े नहीं हो सकते। ठीक है। ठीक है। बोथ कैन नॉट बी, देखो दोनों नहीं हो सकते हैं। बोथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 इफ वन इज ग्रेटर देन 1, इफ वन ऑफ देम, ऐसे लिख दो, देखो कंफ्यूज मत होना, इफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन यूनिटी, अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी, दूसरे को एक से छोटा होना ही पड़ेगा। ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो डैट प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देम रिमेन्स लेस देन यूनिटी। इनका प्रोडक्ट भी एक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, लेस देन यूनिटी। ठीक है, दोनों एक साथ में ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकते जी, दोनों एक साथ में ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। लास्ट 2-3 प्रॉपर्टी और बची हैं, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, प्रूफ नहीं करके दिखा सकता अभी, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। बस इतना ध्यान रखना कि अगर बी एक्स वाई, ठीक है, आपके पास में जो था वो क्या था, आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ठीक है, अब एक बात सुनो यार, एक बात सुनो। ठीक है, जब आप इसमें वैल्यू निकालोगे, देखिए जब आप इसमें वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली देखो इसमें क्या है कि वैल्यू आ गई है आपके पास में। अगर इसके अंदर मैं मान लो कुछ ऐसा भी निकालता हूँ, a प्लस में बी एक्स करके निकालता हूँ और c प्लस में डी वाई करके निकालता हूँ, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर क्या निकल के आएगा, b और d से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो पहले वैल्यू थी r इंटू में बी एक्स वाई, ठीक है, r इंटू में बी एक्स वाई, वही वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, बी एक्स वाई वही वैल्यू आपके पास में क्या आ गई है, r इंटू में बी एक्स वाई, सॉरी आर इंटू में, देखो ये दोनों तो जो यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि ये ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ए और बी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, ए और सी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, सिर्फ जो बी और डी से मल्टीप्लाई हमने क्या था वो बी और डी से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो पुराने वाली वैल्यू थी वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो बी और डी से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इतनी बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी बात को ध्यान रखिएगा। और लास्ट इसमें जो होता है वो ये होता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट is greater than the correlation coefficient, that is जो बी एक्स वाई प्लस में बी वाई एक्स का जो मीन होगा, ये मीन हो गया, इनका एवरेज निकाल दिया, वो हमेशा क्या होगा, आर से क्या होगा, बड़ा होगा जी। वो किससे बड़ा होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था, कोरिलेशन कोफिशिएंट को, देखो बार बार वही चीज़ें रिपीट होंगी। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट दैट इज r इज इक्वल टू रूट के अंदर, छतरी के अंदर बी एक्स वाई इंटू में बी वाई एक्स, यही तो होता है आपका। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी इसको लेके। ठीक है, फिर और चीज़ तो आपके पास में है नहीं। ठीक है, बस यही चीज़ है इसके अंदर। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।